टीचर आकृति सेठ एक बार फिर लेके आई हूँ आपके लिए लॉ फाउंडेशन बैच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो हम लोग डील कर रहे हैं आज, जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो है कंसिडरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों ने ये चीज भी ध्यान दी कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जो कि सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई करता है और थ्रू आउट इंडिया अप्लाई करता है। हम लोगों ने जब सेक्शन नंबर 2 को पढ़ा तो उसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा और उस डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हुए हमारे पास आया था एक टर्म जिसका नाम था कंसिडरेशन, जिसको हमने सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में पढ़ा था। तो आज इसी कंसिडरेशन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कंसिडरेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट फैक्टर बनता है जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले होता है ऑफर, और ऑफर के अंदर जब मिल जाता है एक्सेप्टेंस तो एक बन जाता है प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस के अंदर जब मिलता है कंसिडरेशन तो ये क्या बनता है? ये बनता है एक अग्रीमेंट, और एक अग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और इफ इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये हम लोगों ने पूरा ऑलरेडी पढ़ा है। ये हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों को कंसिडरेशन के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करनी है, बहुत सारे केस लॉस को करना है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को भी हम लोगों को पढ़ना है, सो दैट हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और पेपर में हमें कोई भी तकलीफ ना हो। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आप अपनी स्टेट का पीटी या फिर मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। कंसिडरेशन एक्चुअली में होता क्या है कि आप किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, किसी भी चीज का प्राइस क्या है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ये बॉटल दे रही हूँ तो आप बोलोगे कि इसका प्राइस क्या है। तो अगर इसका प्राइस नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, शायद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो। और हमने वॉइड एग्रीमेंट्स भी पढ़े थे हमारे पिछले सेशन में, जिसका भी हम रिकैप करेंगे थोड़ी सी देर में। बट क्या समझना है कि हर एक चीज की जरूरी है कि कुछ प्राइस हो। तो अगर उस चीज की प्राइस नहीं है, अगर आप उस चीज की वैल्यू नहीं लगा पा रहे तो वो कंसिडरेशन के बिना अग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट्स बन सकते हैं। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आपका एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, या फिर आप आईलेट लिखने वाले हो, स्लैट लिखने वाले हो, या फिर कोई भी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हो, तो आपने ध्यान रखना है कुछ लीगल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज जो कि लॉ के पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। और कई बार एज अ स्टूडेंट जो हम ट्वेल्थ पास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता होता है, तो जरूरी है इनको समझना। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो, सेमेस्टर एग्जाम में इस बार आपका कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि कंसिडरेशन के ऊपर 10 मार्कर या फिर 20 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है जो 4 या 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझते हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या दी गई है कंसिडरेशन की, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए, और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन में आ जाता है आपका, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या है टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है, पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है, और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस को हम लोग आज पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। तो अब सबसे पहले कि हम लोग 2 स्टेप आगे बढ़े, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग 2 स्टेप पीछे जाके देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि क्या होता है, एक चीज होती है ऑफर। ऑफर के अंदर जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर जब मिलता है कंसिडरेशन तो क्या बनता है, आपका बनता है अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं जिनको आप इन्फोर्स करा सकते हो, जो इन्फोर्सिएबल हैं बाय लॉ, तो वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। और जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, जो होते हैं अनइन्फोर्सिएबल, वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं आपके वॉइड अग्रीमेंट्स। तो पिछले सेशन में लेक्चर नंबर
7 में हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक बार आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं इसकी इक्वेशंस को ऐसे बना रही हूँ सो दैट आप लोग को इन इक्वेशंस को याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड के लिए अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशंस कैसे बन रही हैं। ठीक है, अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय लॉ वो क्या बन जाएगा आपका वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, जब हमने वॉइड अग्रीमेंट पढ़ा तो हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से अग्रीमेंट जिनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक नहीं कर सकते हो वो होते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। तो वॉइड अग्रीमेंट्स कब होते हैं हम वो भी समझ लेते हैं। हमने सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 तक कवर करा था, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि 24 के अंदर अग्रीमेंट वॉइड होता है अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर आपका कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है या फिर उसका कोई पार्ट भी अनलॉफुल है। इफ सम पार्ट ऑल्सो अनलॉफुल, तब भी वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 25 के अंदर कि अगर अग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे। बट इसकी 3 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी जिनको हम आज भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो उसको बात करना जरूरी है। सबसे पहला, अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है और वो रजिस्टर्ड है, रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बट वो क्या है, वो मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए ऑलरेडी वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड है, या फिर टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन है, कोई ऐसा डेट जो कि बार्ड है बाय लॉ, बार्ड है बाय लॉ। ये 3 एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन नंबर 26 में हमने पढ़ा कि अगर आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो हमने 26 में पढ़ा। अगर वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो क्या हुआ 27, इसमें क्या हुआ, सेल ऑफ गुडविल जो होती है वो एक एक्सेप्शन होती है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 28 के अंदर हमने पढ़ा कि अगर कोई आपको रोकता है कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स ना फॉलो करो, जैसे कि आपको राइट है कि अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। बट अगर रिस्ट्रेंट है इन लीगल प्रोसीडिंग्स तो सेक्शन 28 हम लोगों ने पढ़ा, वो भी अग्रीमेंट्स जो होते हैं वॉइड होते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 29 पढ़ा कि अगर कोई भी चीज हो रही है अनसर्टेनिटी के कारण, कोई भी चीज है अनसर्टेनिटी, अग्रीमेंट जहाँ पे अनसर्टेनिटी है 29 के अंदर। और 30th के अंदर हमने वेजरिंग अग्रीमेंट्स पढ़े, अग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर, जैसे जहाँ पे लक की बात हो रही है, जहाँ पे स्टिपुलेशन हो रही है, जैसे कि बेटिंग, या फिर जैसे कि आपका सट्टेबाजी, या फिर आप कह सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि गैम्बलिंग। बट इसमें एक्सेप्शन क्या मान ली, एक्सेप्शन हमने मान ली है कि हॉर्स रेसिंग या फिर चेस का गेम या फिर क्रॉसवर्ड, ये सब कुछ क्या है, ये स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, ये स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, और जो चीज स्किल्स के ऊपर डिपेंडिंग है वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सब कुछ कवर किया। आज हम लोग कंसिडरेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, और वहां पे हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को जब पढ़ेंगे तो हम लोग वेजरिंग के साथ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, सो दैट हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बट आज जो हम एक पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या है कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो जब आप पढ़ते हो कंसिडरेशन, उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब हमने पढ़ा था कि की प्रोविजंस क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट के, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, तो आपको ये पढ़ना है कि एक अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की जो जर्नी होती है उसके अंदर आपको सारे के सारे सेक्शन 10 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना होता है। essentials needs to be fulfilled।
जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होते हैं, कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और आपकी फ्री विल होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करे, तभी एक अग्रीमेंट बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना, और कोई भी ऐसा एक्ट जो कि डिक्लेयर्ड है टू बी वॉइड वैसा कुछ ना हो, तभी ये जो बनती है पार्टीज, ये अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये हमारा सेक्शन 10 कहता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल्स क्या है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि म्यूचुअलिटी होना जरूरी है, आपस में उनका म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस होना जरूरी है, कैपेसिटी होना जरूरी है, लीगैलिटी, उनको कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और जरूरी है कंसिडरेशन, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, ऑफर होना जरूरी है, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो ये कुछ 6 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब क्या ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्या बोला गया, सेक्शन 25 हमारा बोलता है कि अगर एक अग्रीमेंट आप कंसिडरेशन के बिना बनाते हो, एक अग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। इसकी एक्सेप्शंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार्ड बाय लॉ, या फिर वॉलंटरी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ये 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज भी विस्तार में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या उसकी जरूरत है, तो आपको पढ़ना जरूरी है कि सेक्शन 25 बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर आपका अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना बन रहा है तो वो वॉइड अग्रीमेंट होगा। सेक्शन 10 भी ये कहता है कि आपको इसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी इसेंशियल्स हैं उसके अंदर कंसिडरेशन एक बहुत ही वैलिड इसेंशियल माना गया है। तो कंसिडरेशन का होना बहुत ही इसेंशियल है जब हम एक बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो कंसिडरेशन के बिना अग्रीमेंट अपने आप में सस्टेन नहीं कर सकता, वो जो अग्रीमेंट होगा वो वॉइड माना जाएगा। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना चाहते हो तो बहुत सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, और उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में आए। बट इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि प्रॉमिस होना चाहिए कि आप कोई चीज दोगे या फिर किसी चीज को डिलीवर करोगे, और वो जो कोई चीज की बात हो रही है, समथिंग की जो बात हो रही है, वो समथिंग क्या है, आपका कंसिडरेशन। बेसिकली जब आप किसी चीज की कोई वर्थ देते हो, प्राइस देते हो, तो हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। तो जब तक आपकी कंसिडरेशन फ्लो नहीं करेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो इंटेंशन है वो है कि लीगल रिलेशनशिप को आप फॉर्म करो, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर करो। तो अब बहुत सारे लोगों ने कंसिडरेशन को डिफाइन करा है, जैसे कि ब्लैकस्टोन ने क्या बोला, कंसिडरेशन होता है एक रिकॉम्पेंस गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द अदर। तो रिकॉम्पेंस होता है बेसिकली किसी को किसी तरीके से कॉम्पनसेट करना। पॉलॉक, पर्सनली मेरी जो फेवरेट डेफिनेशन है जिससे मैंने कंसिडरेशन को समझा था, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने क्या समझा था कि कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अगर आप मेरे लिए कोई काम करोगे, अगर मैं और आप, अगर ए और बी एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं टू डू समथिंग, तो उसका कुछ होगा प्राइस। अब आप मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं कि आप मेरे लिए कोई चीज फ्री में करोगे, तो फ्री में तो रिश्तेदार भी आजकल काम नहीं करते, तो हर एक चीज का होता है प्राइस। अगर मैं बात करती हूँ कि मैं आपको ये टॉय दे रही हूँ, अगर मैं आपको ये टॉय गिफ्ट में दे रही हूँ, गिफ्ट भी नहीं बोलेंगे, अगर मैं आपको ये टॉय दे रही हूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसका क्या प्राइस है, या फिर अगर मैं आपको ये बॉटल देती हूँ तो आप क्या बोलोगे कि इसका व्हाट इज द प्राइस। तो बेसिकली कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का मतलब है कि इसका क्या प्राइस है, या फिर आप क्या उसके बदले में चीज दोगे, मनी दोगे या मनी की वर्थ दोगे। तो पोलॉक का सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगी मैं, क्योंकि मेरे लिए यही सबसे ज्यादा इसेंशियल चीज थी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, और हर एक इंसान के लिए ना कुछ चीजें फेवरेट हो जाती है। तो मेरे लिए पोलॉक का सबसे ज्यादा फेवरेट था, क्योंकि ये मेरे को एकदम हिट करता है, मेरे दिमाग में समझ आ जाती है कि कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन क्या होती है, जिसकी कुछ वैल्यू हो इन द आइज ऑफ लॉ, या तो वो मनी है, या फिर मनी का वर्थ है, या फिर कोई बेनिफिट है जो कि आप प्लेंटिफ को दे रहे हो, या सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट। तो ये बोला पैटरसन। अब हमारा सेक्शन 2D जो है वो क्या कहता है कि जब
एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसी है या फिर कोई और बंदा कोई काम करता है या फिर कोई और काम करने का प्रॉमिस करता है, कुछ फ्यूचर में काम करने को कहता है, तो वो क्या कहते हैं, कंसिडरेशन होता है। तो बेसिकली पास्ट हो सकता है, पास्ट में कोई काम किया, प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है या फिर फ्यूचर में कुछ करने का प्रॉमिस करता है, तो वो कंसिडरेशन होता है। तो इसी से एक पॉइंट और आ जाता है कि आपका कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों तरीके का आपका कंसिडरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके का हो। सेक्शन 2D बहुत क्लियरली कहता है कि जब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसी है या फिर कोई और बंदा कोई और काम करता है या फिर कोई और काम करने से रोकता है, तो मतलब टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच वाज इन पास्ट, समथिंग विच इज इन प्रेजेंट और समथिंग विच विल बी इन फ्यूचर इज सेड टू बी अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसी। ठीक है, तो अब कंसिडरेशन का क्या देखना है, जब आप ये घर के पेपर्स इधर से उधर कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, तो ये बंदा आपको क्या दे रहा है, ये आपको हरा पत्ती दे रहा है, नोटों को दे रहा है, तो ये कंसिडरेशन हो गया। और हमने क्या पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ साथ उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए और उसके साथ होना चाहिए उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट, तभी वो बन जाएगा एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या जरूरी है कि हर एक चीज के लिए कंसिडरेशन देना जरूरी है, हर एक चीज के लिए पैसे देना जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल लो कि आप अपने दूध वाले भैया से, मिल्कमैन से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो रोज 2 लीटर्स ऑफ मिल्क आपके घर देगा फॉर 30 डेज, तो आपने उसके साथ क्या बांधा हुआ है कि महीने के एंड में मैं तुझे दूंगी 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए क्या बन गया, ये बन गया मेरा कंसिडरेशन, जो है दूध का प्राइस। या फिर अगर आपने अपनी मेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि फॉर 30 डेज वो क्या करेगी, वो करेगी मॉप, स्वीपिंग, वॉशिंग क्लोथ्स और करेगी बर्तन धोएगी, यूटेंसिल्स, और आप उसको दोगे ₹6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, तो ये 6,000 क्या हो गया, ये 6,000 हो गया कंसिडरेशन, दैट इज मनी और मनी इज वर्थ, दैट इज द प्राइस ऑफ द सर्विसेज दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, तो इसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कंसिडरेशन के, जिसको हम समझ सकते हैं हमारे सेक्शन 2D की डेफिनेशन से। तो वो क्या है कि कोई भी बंदा कंसिडरेशन देगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर देगा। प्रोमिसर कौन हो गया, आपका ऑफरर, जिसने ऑफर किया था। इट शुड बी गिवन बाय द प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, तो प्रोमिसी दे सकता है या फिर कोई और बंदा भी दे सकता है। अब मिल्कमैन की बात करो तो मिल्कमैन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, कि वो हर महीने 2 लीटर, हर रोज 2 लीटर दूध मेरे घर दिया करेगा। अब वो पैसा, वो कंसिडरेशन मैं दे सकती हूँ या मेरे पापा भी दे सकते हैं। कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर भी हो सकता है। ये कोई एक्ट हो सकता है जिसमें आप कोई काम करो, या फिर एब्सटिनेंस भी हो सकती है, ओमिशन भी हो सकती है, या फिर आप कोई काम ना करो। तो टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट कैन बी बोथ। तो क्या समझना है, कंसिडरेशन के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर बोल रहा है उसी के हिसाब से आपको कंसिडरेशन देना है। प्रोमिसी दे सकता है या कोई और बंदा भी दे सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ये एक एक्ट हो सकता है टू डू समथिंग, या फिर इट कैन बी एन एब्सटिनेंस ऑल्सो, इट कैन बी समथिंग नॉट टू डू ऑल्सो। तो क्या देखना है कि कंसिडरेशन के एसेंशियल्स जब हम पढ़ते हैं तो आपको क्या समझना जरूरी है कि सबसे पहले इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या फिर कोई और बंदा दे सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, इवन इफ इट इज एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन डज नॉट मैटर, इट नीड्स टू बी अ कंसिडरेशन। हर एक चीज की वर्थ देना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो वर्थ एक्चुअल में एडिक्वेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कंसिडरेशन जब हम बोलते हैं, जब अब आपको डिस्कस करना है और समझना है जो ये इसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं कंसिडरेशन के, सो दैट इनके बेसिस पे हम इनके केस लॉस को भी कर लें और अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लें, हमारे जो फंडास हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्या आपने बोला कि कंसिडरेशन शुड बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो एक्ट नॉट अ गुड कंसिडरेशन अनलेस नॉट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो जो भी आप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना जरूरी है। अगर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं है तो दैट विल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या समझना है, दुर्गा प्रसाद बल्दियों का केस समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि प्लेंटिफ ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर ऑफ अ टाउन बिल्ट एट हिज ओन एक्सपेंस सर्टेन शॉप्स इन बाजार। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने ये जो बाजार था इसमें कुछ कुछ शॉप्स को बिल्ड करा, कुछ शॉप्स को बिल्ड करा एट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर।
ये बाजार है। Shops came to be occupied by the defendants who, in consideration of the plaintiff having expended money in the construction, promised him to pay him a commission on articles sold through this their agency in the bazaar. तो अब क्या हुआ कि जो शॉप्स को प्लेंटिफ ने अपने खर्चे पे इरेक्ट किया था, डिफेंडेंट्स ने उनको ऑक्यूपाई किया और उन्होंने क्या कंसिडरेशन बोला, उन्होंने कंसिडरेशन बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी हमें आर्टिकल्स को बेच के, जो भी हम अपनी ये एजेंसी के थ्रू बाजार के अंदर जो भी हम सामान को बेचेंगे उसके ऊपर हम तुझे क्या देंगे, कमीशन देंगे। प्लेंटिफ ने एक्शन किया टू रिकवर द कमीशन विच वाज रिजेक्टेड। तो प्लेंटिफ ने क्या बोला, जब इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम तुझे कमीशन पे करा करेंगे, इन्होंने कमीशन पे नहीं करी, तो उसके ऊपर प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल कर दिया। अब उसका जो और वो सूट क्या था कि मेरे को एक कमीशन को रिकवर करना है और इस सूट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ओल्ड फील्ड जस्टिस जो थे उन्होंने क्या बोला, द ओनली ग्राउंड फॉर मेकिंग ऑफ द प्रॉमिस इज द एक्सपेंस incurred by the plaintiff in establishing the market, but it is clear that anything done in that way was not at the desire of the defendant so as to constitute the consideration. अब क्या बोला गया कि हम बोलते हैं कि consideration should be at the desire of the promisor, but डिफेंडेंट्स तो पिक्चर में थे ही नहीं। जो भी चीज प्लेंटिफ ने की थी वो क्यों करी थी, प्लेंटिफ का जो एक्ट था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रॉमिस बाय द कलेक्टर एंड नॉट बाय द डिफेंडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि इट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट्स, नॉट at the तो ये अपने आप में कंसिडरेशन नहीं होगी क्योंकि जो ये एक्ट थी दैट वाज एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर्स ऑर्डर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी कंसिडरेशन तभी मानी जाएगी व्हेन यू डू समथिंग एट द डिजायर ऑफ द ऑफर एंड नॉट एनीबडी एल्स। सेकेंड चीज क्या देखनी है कि एक्ट डन जो है एट द डिजायर ऑफ द प्लेंटिफ furnishes a good consideration even if no significance or no personal benefit to him। तो जो भी एक्ट प्लेंटिफ ने किया वो अपने आप में एक गुड कंसिडरेशन बनता है इवन इफ नो सिग्निफिकेंस या कोई पर्सनल बेनिफिट उस बंदे को नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट केस, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट केस है। हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी ने कंस्ट्रक्ट किया एक टाउन हॉल को। डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो 100 रुपए एज अ सब्सक्रिप्शन पे करेगा, बट बाद में जाके उन्होंने पे नहीं किया। प्लेंटिफ ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट टू गेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस। तो बेसिकली जब हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी एक टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट करी थी तो उन्होंने लोगों से क्या लिए, सब्सक्रिप्शन लिए। इन्हीं सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि उनको प्रॉमिस दिया गया था कि 100 रुपए के लोग सब्सक्रिप्शंस देंगे, जिनमें से डिफेंडेंट्स आप भी एक थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन देंगे, बट बाद में जाके उन्होंने वो नहीं दिया। तो क्या बोला गया कि जब आपके प्रॉमिस के बेसिस पे किसी ने कोई काम किया है तो आपको उसकी भरपाई देनी पड़ेगी और डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लायबल टू पे द सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 क्योंकि जो भी एक्शन हुआ है वो हुआ है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। टी मुरलीधर वर्सेस एस मुदाइलदार। एक सेकेंड अमित जी, ये काटना, दोबारा बोलती हूँ। टी मुदालियर वर्सेस एस मुदालियर, क्या हुआ, प्रॉमिस टू पे सब्सक्रिप्शन इन्फोर्सिबल है द मोमेंट एनी डेफिनेट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू फर्दर द ऑब्जेक्ट ऑन द फेथ ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अब कई बार क्या होता है कि आपने बोला कि मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा और सामने वाले ने काम को वर्क अंडरटेकन, तो लाइबिलिटी अराइज हो गई, बट वर्क नॉट अंडरटेकन लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। तो जैसे ही आपके सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे किसी ने काम शुरू कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रॉमिस था टू पे सम सब्सक्रिप्शन वो भी अराइज हो जाएगा, वो भी इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम, क्या हुआ, डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो 5,000 रुपए देगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। He was liable to pay the said amount the moment construction of the bridge was completed। जैसे ही उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया गया तो क्या बोला गया, दैट डिफेंडेंट ने जो प्रॉमिस किया था कि वो 5,000 रुपए देगा, he is liable to pay that amount। दोरास्वामी वर्सेस अरुणाचला, टेम्पल रिपेयर वाज इन द मिडवे। तो बेसिकली एक टेम्पल को रिपेयर किया जा रहा था
और वो बीच में आ चुका था, बट वहां पे जाके उनका पैसा खत्म हो गया था और इसीलिए मोर मनी वाज रिक्वायर्ड। सब्सक्रिप्शंस को रेज किया गया और डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि ₹125 को वो पे करेगा एज सब्सक्रिप्शन, बट बाद में जाके उसने कोई पैसा नहीं दिया। Nothing new was done on the faith of the defendant's promise. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी गई थी, रिपेयर ऑलरेडी अंडरवे थी, ऑलरेडी रिपेयर को शुरू कर लिया गया था। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे he was held not liable, he was held not liable। क्यों बोलोगे आप? दो डिफरेंसेस हैं, एक चीज समझ के चलो। अगर तो आपके प्रॉमिस के कारण किसी ने कोई काम करना शुरू कर दिया, अंडरटेक कर लिया, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, तो योर लाइबिलिटी इज देयर टू पे फॉर दैट अमाउंट विच यू हैड प्रॉमिस। बट अगर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है और आपके प्रॉमिस के बाद कोई और काम अंडरटेक नहीं करा गया, कोई और काम को शुरुआत नहीं करी गई, तो देन क्या बोला जाएगा? दैट योर प्रॉमिस इज नॉट इफेक्टिंग द एक्चुअल वर्क। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो दोरास्वामी अय्यर का केस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आपकी लाइबिलिटी नहीं ठहराई गई क्योंकि कोई फ्रेश काम, कोई नथिंग न्यू वाज डन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ योर प्रॉमिस। अब पढ़ता है यूनिलैटरल अग्रीमेंट्स क्या होता है। यूनिलैटरल अग्रीमेंट्स के वो होते हैं जहाँ पे एक प्रॉमिस होता है वन साइड से इंड्यूसिंग एक्शन फ्रॉम अदर साइड। ऑल दैट द प्रॉमिसी हैज टू डू इज टू एक्ट। Promises act is simultaneously acceptance and consideration। तो बेसिकली एक प्रॉमिस जहाँ पे एक साइड से आता है, एक साइड से प्रॉमिस आता है कि मैं कोई काम करूंगा फ्रॉम इंड्यूसिंग एक्शन फ्रॉम अदर साइड, और वो एक्शन को इंड्यूस कर रहा है फ्रॉम द अदर साइड। प्रॉमिसी को क्या करना होता है? प्रॉमिसी को बस वो एक्ट करना होता है, और प्रॉमिसी की एक्ट क्या होती है? साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस भी होती है और कंसिडरेशन भी होती है। प्रॉमिसी ऑल्टर करता है अपनी पोजीशन को ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस गिवन बाय द प्रॉमिसर, और जहां पे प्रॉमिसी डज नथिंग टू ऑल्टर हिज पोजीशन ऑन फेथ ऑफ द प्रॉमिस, देयर इज नो अग्रीमेंट। तो बेसिकली प्रॉमिसी को अपनी पोजीशन को ऑल्टर करना जरूरी है ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस गिवन बाय द प्रॉमिसर। ठीक है, तो अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली का केस पढ़ते हैं। डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो 500 रुपए देगा टू अ फंड स्टार्टेड फॉर बिल्डिंग अ मॉस्क। तो जहाँ पे एक क्या कहते हैं, मॉस्क की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना था, उसके लिए डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो 500 रुपए देगा। ठीक है, नथिंग वाज डन टुवर्ड्स दैट एंड। डिफेंडेंट वाज नॉट बाउंड एज इट वाज अ यूनिलैटरल अग्रीमेंट एंड कोई एक्शन नहीं लिया गया था प्लेंटिफ की साइड से। एंड एक्ट फ्रॉम द प्लेंटिफ वाज नीडेड, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया था प्लेंटिफ की साइड से। यही अगर इसकी प्रॉमिस के बेसिस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया होता तो डिफेंडेंट वुड हैव बीन हेल्ड लाइबल फॉर पेइंग दैट अमाउंट। बट यहाँ पे डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि मैं 500 रुपए दूंगा, बट इन्होंने कोई भी काम शुरू नहीं किया, नथिंग वाज डन टुवर्ड्स दैट एंड। तो क्या बोला गया कि डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लाइबल, और यहाँ पे एक यूनिलैटरल प्रॉमिस माना जाएगा। अब क्या समझना है कि रेवोकेशन कैसे करोगे एक यूनिलैटरल प्रॉमिस की? जब तक प्रॉमिसी जो है अपनी पोजीशन को ऑल्टर नहीं करता है, इसको रिवोक किया जा सकता है। अनदर क्वेश्चन जो अराइज करता है वो क्या है कि कैन इट बी रिवोक्ड आफ्टर द प्रॉमिसी हैज कमेंस्ड परफॉर्मेंस बट नॉट कंप्लीटेड इट। तो बेसिकली जब आपने केदारनाथ गौरी मोहम्मद पढ़ा या फिर अब्दुल अजीज पढ़ा, तो आपने क्या देखा कि मैंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे हुआ एक्स अमाउंट, नो वर्क डन, तो आप रिवोक कर सकते हो अपना प्रॉमिस। बट सम वर्क डन तो क्या होगा? देन कैन नॉट रिवोक एज हेल्ड इन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक है, तो एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन का केस पढ़ते हैं। जो ओनर है मॉर्गेज्ड हिज हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाय द सन एंड डॉटर इन लॉ। They agreed to give house to son if he cleared the mortgage debt in installments. Son started paying. ये एक unilateral promise था, therefore cannot be revoked unless son stops paying. क्योंकि आपने एक प्रॉमिस किया, प्रॉमिस के बेसिस पे क्या हुआ, जो सन था उसने पेमेंट शुरू कर दी। अब आप इसको कैन नॉट बी रिवोक्ड। ओके, तो कंसिडरेशन क्या कह रहे हैं कि वन हैंड पे आपको अलाउ नहीं करा जा रहा कि आप रिवोक करोगे अगर जो सामने वाला बंदा है उसने कुछ चीज कर ली है आपके प्रॉमिस के ऊपर, कोई काम शुरू कर दिया है आपके प्रॉमिस के ऊपर। बट अदर हैंड पे क्या बोला जा रहा है कि इफ अलाउड टू रिवोक द प्रॉमिसर कैन फ्रस्ट्रेट द प्रॉमिस एट हिज प्लेजर। अगर आप प्रॉमिसर को बोलोगे कि तुम कभी भी रिवोक कर सकते हो, तो वो क्या कर देगा, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट कर देगा, पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा एट हिज ओन प्लेजर।
जिसको आप अलाउ नहीं करोगे। On the other hand, without such liberty, promisee can stop at resume the performance at his own sweet will. तो आपको किसी को भी ये नहीं करना है कि कोई किसी और का क्या करे, अनफेयर एडवांटेज उठाए। अगर आपके प्रॉमिस के बेसिस पे किसी ने कोई काम शुरू कर दिया है तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्या सजेशन थे मॉर्सन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड वर्सेस द क्राउन के केस में कि मेयर कमेंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट अमाउंट टू राइपनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे हम बोलते हैं एक फ्रूट राइपन हो जाता है, पक जाता है, उन्होंने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइप हो गया है, वो पक गया है। प्रॉमिसर जो है वो रिवोक कर सकता है, बट उसको क्या करना है, बट उसके ऊपर डैमेजेस के लिए, क्वांटम मेरिट के लिए, जितना काम हो चुका है उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल वर्क था और परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है और काम अभी इतना कंप्लीट हुआ है, तो इस टाइम के लिए इसके लिए क्वांटम मेरिट, बेसिकली जितने टाइप का काम हुआ है उसके लिए डैमेजेस का सूट फाइल किया जा सकता है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी या फिर कोई और अदर पर्सन। तो जो कंसिडरेशन देगा वो कौन देगा, हु विल गिव कंसिडरेशन, हु विल गिव, तो कंसिडरेशन विल बी गिवन बाय द प्रोमिसी या फिर कोई और पर्सन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला फोन बेचती हूँ, ठीक है, मैं आपको ये फोन देती हूँ और हमारी डील हुई कि ए विल गिव दिस फोन एंड बी विल गिव 15,000 रुपीज। तो अब ये 15,000 रुपए या तो बी देगा या फिर इसका कोई अदर पर्सन देगा, हो सकता है इसके मम्मी पापा दे, इसका हस्बैंड दे, कोई भी दे, ठीक है। तो सेक्शन 2D क्या कहता है कि एज लॉन्ग एज कंसिडरेशन है इट इज इमटेरियल, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन उस कंसिडरेशन को दे रहा है। तो कंसिडरेशन कहता है सेक्शन 2D की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो कहता है एनी अदर पर्सन भी चलेगा, हमें पैसे से मतलब है, हमें मनी या मनी की वर्थ से मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कंसिडरेशन दे रहा है। तो डटन वर्सेस पूले का केस पढ़ते हैं, जो जीनेसिस है इस प्रिंसिपल का कि कोई और बंदा भी दे सकता है कंसिडरेशन, वो इस केस से लिया गया। तो ये जो केस है ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप आंसर लिख के आ रहे हो तो आपको ये वाला केस जरूर लिख के आना है। तो क्या बोला गया, जो फादर था वांटेड टू सेल अ पोर्शन ऑफ द वुड एंड गिव द मनी टू हिज डॉटर इन हर मैरिज। हिज सन सेड दैट ही वुड गिव $1,000 टू द डॉटर इफ द फादर डिड नॉट सेल। तो उन्होंने बोला कि आप पापा ये वाला लैंड जो है, ये वाला जो वुड है, इसको मत बेचो और मैं जो आपको, हमारी बहन को, मेरी सिस्टर को आपको जो $1,000 रुपीज देने हैं मैं उसको दे दूंगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भाई है उसने बाद में पैसे नहीं दिए जो उसने प्रॉमिस करे थे, तो डॉटर है उसने सू किया अपने भाई को फॉर द अमाउंट। डिफेंस क्या रेज किया गया कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन की जो डील हुई थी वो फादर और सन के बीच में हुई थी और ये जो डॉटर है ये सू नहीं कर सकती। क्या बोला गया कि liable है to pay because the object of the entire agreement was to give daughter a portion at the time of her marriage। तो बेसिकली डॉटर कौन हो गई, डॉटर हो गई बेनिफिशियरी। प्रिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। क्या समझने की बात है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है तो इसका जो भी स्ट्रेंजर है, जैसे कि सी एंड डी स्ट्रेंजर्स हैं, ये सू नहीं कर सकते, ना तो ए को ना तो बी को। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जो पार्टीज हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ वही सू कर सकती हैं और उन्हीं को आप सू कर सकते हो, उनके अलावा कोई और सू नहीं कर सकता। अब क्या बोलो, डटन वर्सेस पूले में बोला जो अग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था फादर और सन के बीच में, कि सन ने बोला था कि मैं डॉटर को क्या दे दूंगा, $1,000 दे दूंगा, बट जो सन है उसने वो चीज फेल कर दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो डॉटर ने सू करा सन को। तो क्या बोला गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये बोला गया प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है, बट यहाँ पे ये देखा गया कि जो डॉटर है बेनिफिशियरी है उसी के भले के लिए ये था, $1,000 रुपए देने थे, इसलिए डॉटर को राइट था कि वो भी सू कर सके और सन वॉज लाइबल टू पे बिकॉज ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वॉज दैट डॉटर को पैसा दिया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो यही लाइन ऑफ रीजनिंग को रिवर्स करा गया ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन के केस में। यहाँ पे क्या हुआ, जीज डॉटर मैरिड टू द प्लेंटिफ, दोनों फादर्स ने अग्री किया कि वो कुछ पैसे देंगे प्लेंटिफ को,
ठीक है। अब जी है और एक और फादर है, उनकी जो डॉटर है, इनकी जो डॉटर है, इन्होंने प्लेंटिफ के साथ शादी कर ली, ठीक है। और दोनों फादर्स ने, ये जो दोनों फादर्स हैं, इन्होंने अग्री किया था कि ये प्लेंटिफ को कुछ पैसे देंगे, ठीक है। जी ने पैसे नहीं दिए, तो प्लेंटिफ ने सू करा उसके एग्जीक्यूटिव्स को, held that though the sole object was plaintiff's benefit yet he was a stranger to the contract, और एक्शन फेल हो गया। यहाँ पे प्लेंटिफ जो है, ये जो फादर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके लिए स्ट्रेंजर था, इसीलिए ये जो एक्शन था ये फेल हो गया, क्योंकि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज लेड डाउन, एंड क्या बोला गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो थर्ड पर्सन कैन नॉट सू इफ इट इज इंटायरली फॉर हिज बेनिफिट। जैसे कि वो फादर और डॉटर वाले जो रिलेशनशिप था, वहां पे डॉटर के लिए था, वो डॉटर वाज द बेनिफिशियरी, तब शी वाज इंटाइटल्ड टू सू। बट अगर डॉटर बेनिफिशियरी नहीं होती, तो स्ट्रेंजर है, अगर कोई बंदा, ये जो बंदा है ये स्ट्रेंजर है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, तो स्ट्रेंजर है वो कैन नॉट सू हो जाएगा, दे कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट। और यही होता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब डनलप वर्सेस न्यूमेटिक टायर्स कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेंटिफ जो डनलप थे, उन्होंने गुड्स बेचे ड्यू एंड कंपनी को ऑन द प्रॉमिस दैट ड्यू एंड कंपनी विल नॉट सेल इट अबव अ सर्टेन प्राइस एंड ऑब्टेन अ सिमिलर प्रॉमिस रिगार्डिंग द प्राइस। तो उन्होंने कुछ गुड्स बेचे ड्यू एंड कंपनी को, और उन्होंने बोला कि ड्यू एंड कंपनी एक अमाउंट से ऊपर का प्राइस पे नहीं बेचेगी। ड्यू एंड कंपनी सोल्ड इट टू द सेल्फ्रिज कंपनी आफ्टर गेटिंग सेट प्रॉमिस कि वो भी आगे इस अमाउंट से ज्यादा नहीं बेचेंगे। Selfridge and company sold at a price below stated price. Dunlop and company sued Selfridge and company. तो क्या बोला गया यहाँ पे, ये बोला गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, no consideration from the plaintiff to the defendant, therefore no contract as the defendants are stranger to the contract between the plaintiff and the due company. आप एक चीज समझ के चलो, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम बोल रहे हैं कि आपका होना नहीं चाहिए कि आप स्ट्रेंजर ना हो कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार दोबारा से ये समझो कि प्लेंटिफ डनलप सोल्ड गुड्स टू ड्यू, डनलप ने गुड्स बेचे किसको, ड्यू को, ठीक है, ड्यू एंड कंपनी को उन्होंने गुड्स बेचे, ठीक है। अब इनके बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ था, इनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था कि ये लोग एक अमाउंट से कम में उन गुड्स को नहीं बेचेंगे, एक अमाउंट से कम में उन गुड्स को नहीं बेचेंगे। बेसिकली क्या नहीं करेंगे, ये वो जो अमाउंट डिसाइड हुआ है उसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब ड्यू ने क्या किया, ड्यू ने आगे गुड्स को बेच दिया किसको, ड्यू ने आगे गुड्स को बेचा सेल्फ्रिज को, सेल्फ्रिज को, और सेल्फ्रिज ने क्या किया, ड्यू कंपनी ने सेल्फ्रिज को गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्फ्रिज ने क्या किया, सेल्फ्रिज ने सोल्ड गुड्स एट अ प्राइस बिलो स्टेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्होंने बोला था ₹X के बेचेंगे, इन्होंने इसको भी यही बोला ₹X के बेचेंगे। जो प्रॉमिस हुआ था, प्रॉमिस किसके बीच में हुआ था, प्रॉमिस हुआ था हमारे डनलप और ड्यू के बीच में, ठीक है। अब जो सेल्फ्रिज है उन्होंने गुड्स को बेच दिया। अब बाद में क्या हुआ कि डनलप ने सू करा सेल्फ्रिज को। क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, कॉन्ट्रैक्ट था डनलप एंड ड्यू के बीच में। सेल्फ्रिज क्या है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक और तरीके से देखो तो देन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यू और सेल्फ्रिज के बीच में। यहाँ पे डनलप कौन है, डनलप इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोला गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला को अप्लाई किया गया और बोला गया कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये जो केस है ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये इन्फोर्स क्यों नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ओके,
ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है। हाइपोथेटिकल केस भी आए तो इसी तरीके से अपने लिए डायग्राम बना लीजिएगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या बोला गया कि विस्कॉन्ट हैल्डेन जो थे उन्होंने इस केस में क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की बात जब करते हैं तो कंसिडरेशन को मूव करना चाहिए प्रोमिसी के द्वारा ही। If furnished by any other person, the promisee becomes a stranger to the consideration and वो enforce नहीं कर सकते इस promise को। इस rule को हम applicable नहीं मानते हैं इंडिया के अंदर। Privity of contract इंडिया के अंदर applicable है, but privity of consideration इंडिया के लिए applicable नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता, कौन नहीं इन्फोर्स कर सकता, वो बंदा जो कि स्ट्रेंजर है टू द कॉन्ट्रैक्ट टिल द टाइम वो सोलली उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है। ये वाला जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला फॉर्म फिनोमेना हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में क्या हुआ, जो मदर थी उन्होंने गिफ्ट करी प्रॉपर्टी टू द डॉटर बाय द डीड स्टिपुलेटिंग दैट शी वुड गिव एन एन्युटी टू द प्लेंटिफ मदर्स सिस्टर। तो एक प्रॉपर्टी दी उन्होंने अपनी डॉटर को और उन्होंने बोला कि मेरी बहन का तुम ध्यान रखोगी, उसको एक एन्युटी दोगी। डिफेंडेंट एग्जीक्यूटेड एन इकारनामा बट डिड नॉट पे, हेल्ड लाइबल, नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इवन इन अमेरिका। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे लाइबल क्यों ठहराया गया, क्योंकि दिस पर्सन वाज अ बेनिफिशियरी, और अगर बेनिफिशियरी के लिए है तो बेनिफिशियरी को हम स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी अलाउ कर देंगे कि वो सू कर सकते हैं, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, अब बेस्विक वर्सेस बेस्विक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ, कोल मर्चेंट जो है ट्रांसफर्ड हिज बिजनेस टू द डिफेंडेंट हु वाज हिज असिस्टेंट। ठीक है, तो अपने असिस्टेंट को उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो ट्रांसफर कर दिया। डिफेंडेंट हैड टू पे 5 रुपीज पर वीक टू हिज वाइफ। Wife entitled to enforce the agreement even though privity of contract is only a procedural rule. However, House of Lords ने इसको ओवररूल कर दिया इस जजमेंट को, और क्या बोला, allowed the widow to recover as an administratrix of her husband's estate। तो उन्होंने क्या बोला कि जो विडो है, जो ये वाइफ हैं, वो एज अ विडो वो ये पैसा रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की एस्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, उसका ध्यान रख रही हैं। ठीक है, इंडियन पोजीशन को अगर आप देखो तो कंसिडरेशन जो है हमारी डज नॉट हैव अ क्लियर कट स्टिपुलेशन ईदर फॉर और अगेंस्ट द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें कोई भी क्लियर कट स्टिपुलेशन नहीं दी गई है कि वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में है या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। प्रिवी काउंसिल ने इस रूल को एक्सटेंड किया इंडिया में इन जामना दास वर्सेस राम अवतार का केस, जहां पे एक मॉर्गेज डीड करी गई थी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी हुई थी टू बी फॉर ₹40,000, sold it to C for 44,000 and allowed C to keep 40,000 to redeem the mortgage. B sued C for 40,000। क्या बोला गया कि यहाँ पे B was not a party to the agreement between A and C। A and C जो थे वो पार्टी टू द अग्रीमेंट था और B क्या था, स्ट्रेंजर था। तो उनको क्या बोला, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही वाज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, और उनको सू नहीं करने दिया। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई स्ट्रेंजर है, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है, उसको आप सू नहीं करने दोगे अनटिल अनलेस पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है। अब बात करते हैं ख्वाजा मोहम्मद खान कुमार वर्सेस हुसैनी बेगम के केस की। प्लेंटिफ जो हैं वो उन्होंने शादी करी डिफेंडेंट के सन के साथ, बोथ माइनर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो शादी के टाइम पे दोनों के दोनों माइनर्स थे। डिफेंडेंट ने एग्जीक्यूट किया एक अग्रीमेंट टू पे खर्चा ए पानदान बट डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस। तो मुस्लिम लॉ के अंदर खर्चा ए पानदान होता है, जहाँ पे वो उनके रोजमर्रा का खर्चा करने के लिए, डे टू डे अफेयर्स के लिए वो उनको डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये वाला खर्चा करेंगे। ठीक है, प्लेंटिफ ने सू करा। डिफेंडेंट ने क्या बोला, डिफेंडेंट ने ये बोला कि डिफेंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज रेज्ड। ये बोला गया कि ये डिफेंस इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ मैरिज ऑफ माइनस। अब माइनस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने वॉइड अग्रीमेंट्स पढ़ा था। ठीक है, तो क्या बोला गया कि यहाँ पे जब दोनों माइनस हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपस में एक अग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो उसको खर्चा पानदान देगा, तो ये क्या माना गया, ये माना गया कि these contracts are void ab initio। और ये जो डिफेंस है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस का केस है जहाँ पे माइनस इन्वॉल्व है। ठीक है,
So thereafter certain high courts have believed that privity of contract was not applicable in India. बहुत ही confusion रहा है इस चीज पे कि privity of contract is applicable या फिर privity of contract is not applicable. But Supreme Court of India ने finally MC Chacko versus State Bank of Travancore के केस में बोला कि privity of contract applicable है in India. Hussaini Begum was the before Jamna Das, therefore Privy Council had settled the law. Hussaini Begum was an exception and क्या बोला गया कि MC Chacko versus State of ट्रावनकोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया. तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है. कई बार पीटी के केस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रू विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली पुट द इशू टू रेस्ट that privity of contract is applicable in India. Correct answer will be MC Chacko versus State Bank of Travancore. अब क्या हुआ, M and his father guaranteed payment of an overdraft to State Bank of Travancore. इस केस में क्या हुआ, M और उसके फादर ने गारंटी करा कि पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट हो जाएगा टू स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर. Father gifted the property to M. Gift deed said that any liability to be made by M to the bank or from property gifted to him. State Bank of Travancore ने sue करा for money under this clause of agreement. क्या बोला गया कि State Bank of Travancore could not sue because he was a stranger to the contract. He was a stranger to the contract. एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल एप्लीकेबल हुआ इस केस में और बोला गया कि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर कैन नॉट सू. ठीक है, तो अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. क्या है वो एक्सेप्शंस? ट्रस्ट या फिर चार्ज. जैसे कि मेंशन किया गया है हमारे डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज के केस में कि अ पर्सन जिसके फेवर में आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो या फिर आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो इन सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ही कैन इन्फोर्स इट इवन इफ ही इज अ स्ट्रेंजर टू द contract, even if he is not a party to the contract. क्यों बोला गया? क्योंकि थर्ड पार्टी इज नॉट एन इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक राइट जो कि कन्फर किया गया है बाय ट्रस्ट. जैसे कि यहाँ पे जब फादर एंड सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो डॉटर को पैसा दे देगा, तो डॉटर के फेवर में क्या क्रिएट किया गया था? चार्ज क्रिएट किया गया था, इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था. इसीलिए वो डॉटर भी क्या कर सकती थी? शी कुड सू even though she was a stranger to the contract. तो क्या बोला गया कि अगर ट्रस्ट या फिर आप चार्ज क्रिएट करोगे, अगर ट्रस्ट या फिर आप चार्ज क्रिएट करोगे किसी के फेवर में थ्रू एन अग्रीमेंट, इवन दो दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो बंदा सू कर सकता है क्योंकि वो केस को सू नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर रहा, वो अपने स्पेसिफिक राइट के लिए सू कर रहा है जिसको उसको ट्रस्ट या फिर चार्ज के बेसिस पे दिया गया है. केसेस क्या करने हैं? ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर. क्या हुआ? उमानाथ ने प्रॉमिस किया था टू पे सम मनी टू जंग बहादुर हु वाज एन इलिजिटिमेट सन ऑफ हिज फादर. उमानाथ ने क्या बोला? उमानाथ ने बोला कि मैं जंग बहादुर के बेटे को कुछ पैसे दूंगा जो कि क्या था, क्या कहते हैं, illegitimate son था. held that he was liable to pay even though this person was a stranger to the contract. फिर भी वो illegitimate son क्या कर सकता था? इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता क्योंकि वो उसके ट्रस्ट के लिए, उसके चार्ज के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था. ठीक है. सेकेंड एक्सेप्शन है कि अगर कोई मैरिज सेटलमेंट हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है या कोई फैमिली अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे अगर एक अरेंजमेंट हो रहा है जहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि बेनिफिट ऑफ पर्सन के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई अग्रीमेंट कर रहे हो, कोई अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वो बंदा जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रेंजर भी है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हो रहा है ए बी सी डी के बीच में, बट ये ई के लिए आप बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो भी ये सू कर सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि रोज फर्नांडिस वर्सेस जोसेफ गोंजाल्विस का केस देखते हैं. अ गर्ल्स फादर एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट फॉर agreement for her marriage with the defendant. Held that the girl, after attaining the majority, could sue the defendant for damages for breach of the promise of marriage, and defendant could not take the plea that she was not a party to the agreement. तो अगर यहाँ पे फादर ने एक अग्रीमेंट किया है अपनी बेटी की शादी के लिए डिफेंडेंट के साथ, और ये बोला गया कि मेजॉरिटी होल्ड करने के बाद 18 साल के होने के बाद वो लड़की भी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकती है, एंड ये नहीं बोला जाएगा कि ये जो अग्रीमेंट है वो फादर ऑफ गर्ल और उस डिफेंडेंट के बीच में हुआ था. यहाँ पे ये बोला जाएगा कि इवन दो शी इज अ पार्टी टू द मैरिज सेटलमेंट, शी इज अ पार्टी टू द पार्टीशन या फिर फैमिली अरेंजमेंट, या फिर उसके बेनिफिट के लिए कोई चीज हो रही थी, तो शी इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सू. एस अमल्ला वर्सेस सुब्रमण्यम का केस देखते हैं. दो ब्रदर्स पार्टीशन के टाइम पे जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा था, उन्होंने अग्री किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे इक्वल शेयर्स इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर मदर. तो जब पार्टीशन हो रहा था, यहाँ पे ब्रदर 1 है और ब्रदर 2 है, इन दोनों ने अग्री किया कि वो कुछ शेयर ऑफ सम इन्वेस्ट करेंगे किसके लिए?
मदर के लिए, सो दैट वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सके, फर्दर उनका ध्यान रख सके। बाद में क्या हुआ कि जब इनमें से एक ब्रदर ने ब्रीच कर दिया तो मदर ने केस फाइल करा। मदर ने केस फाइल किया तो क्या बोला गया कि दो मदर वॉज stranger to the contract but she was allowed to sue क्योंकि it was under a family arrangement के अंदर था, और जो मदर है वो बेनिफिशियरी थी, मदर बीइंग बेनिफिशियरी was allowed। ठीक है, अब द्रौपदी वर्सेस जसपत राय का केस देखते हैं। डिफेंडेंट्स वाइफ लेफ्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज क्रुएलिटी। He then executed an agreement with her father, promising to treat her properly, or if he failed to do so, to pay her monthly maintenance and to provide her with a dwelling house, जहाँ पे वो रह सके, अपना गुजारा कर सके। तो बेसिकली जब डिफेंडेंट की वाइफ ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो क्रुएलिटी करता था उसके साथ, बाद में उसने उसके फादर के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि मैं अपनी आपकी बेटी को ढंग से रखूंगा, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करूंगा, और अगर मैं इसको करने में फेल कर जाता हूं तो मैं उसको मंथली मेंटेनेंस दूंगा, उसको एक ड्वेलिंग हाउस दूंगा जहाँ पे वो रह सकती है। सब्सिक्वेंटली उसके साथ दोबारा से गलत ट्रीटमेंट किया गया और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। She was entitled to enforce the promise made by the defendant to her father, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली अरेंजमेंट हुआ था और जो भी चीज हुई थी वो उसके बेनिफिट के लिए हुई थी, even though she is a stranger to the contract but still she can sue। तो क्या देखना है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये एक एक्सेप्शन की तरह लेके चलना है। अब क्या करेंगे, विरम्मा वर्सेस अपैया का केस। अ डॉटर अलोंग विद हर हस्बैंड अग्री दैट शी विल मेंटेन हर मदर इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इज कन्वेड टू देम। तो अगर बाप की प्रॉपर्टी इन दोनों को चली जाती है तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मदर का ध्यान रखेंगे। Mother was held entitled to maintain a suit for specific performance, although the agreement was between the father and the daughter's husband only, and the mother was not a party. But it was a family arrangement जहाँ पे मदर के बेनिफिट के लिए चीज हो रही है, मदर के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है, एक चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, शी वाज द बेनिफिशियरी, इसीलिए जो मदर है वो भी सू कर सकती है चाहे वो एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे केस लॉस इसमें कवर कर लिए। अब क्या समझना है, थर्ड एक्सेप्शन क्या है, जहां पे एक एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, एस्टॉपल दिया जाता है। समटाइम्स देयर माइट नॉट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस, बट उनका कंडक्ट ऐसा होता है जिसको आप एक्नॉलेजमेंट मान सकते हो, एडमिशन मान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो राइट ऑफ अदर टू सू हिम, देन ही मे बी लायबल ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ एस्टॉपल। लॉ ऑफ एस्टॉपल आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि जब कोई बंदा कुछ बोलता है और उसके बोलने के बेसिस पे मैं अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लेती हूँ, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ एस्टॉपल बोला जाएगा और वो बंदा जो है बाउंड होगा बाय हिज ओन स्टेटमेंट्स। तो नारायणी देविन वगोर कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द प्लेंटिव्स हस्बैंड एंड डिफेंडेंट टू पे हिम अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर हिज डेथ to pay the same to the plaintiff. The defendants paid the amount to the plaintiff for some time and उसके बाद वो लोग रुक गए। उसकी डेथ के बाद उन्होंने कुछ टाइम तो पैसा दिया बट बाद में जाके वो रुक गए। क्या बोला गया कि बाय पेइंग फॉर अमाउंट फॉर सम डेज, ये अपने आप में एक क्या माना गया कि उन्होंने वो राइट को एक्नॉलेज करा जो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और ये एज अ लॉ ऑफ एस्टॉपल माना जाएगा और प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू सू दो प्लेंटिफ वाज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। देवराज उस वर्सेस रामकृष्ण में क्या हुआ कि सेल प्राइस ऑफ द हाउस लेफ्ट विद द बायर टू पे द क्रेडिटर, बायर मेड पार्ट पेमेंट एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस सून, बट वो जो बैलेंस था वो उन्होंने बाद में पे नहीं किया। क्रेडिटर जो कि एक क्या थे, एक स्ट्रेंजर थे टू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बायर हैड एक्नॉलेज्ड हिज राइट्स बाय मेकिंग द पार्ट पेमेंट, उनको भी अलाउ किया क्या कि वो रिकवर कर सके दो ही वाज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज पार्टीज। बट यहाँ पे लॉ ऑफ एस्टॉपल चला, एक्नॉलेजमेंट चला एंड उनको अलाउड था कि वो भी अपना जो पैसा है रिकवर कर सके। ठीक है, अगर अब एक फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, अगर कोवेरिएंट रनिंग विद द लैंड, तो अ पर्सन जो कि एक लैंड को परचेज करता है विद द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट या फिर अ कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड, ही शैल बी बाउंड बाय देम ऑल्दो ही इज नॉट अ पैरिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पैरिटी टू द अग्रीमेंट। इसी रूल को लेट डाउन किया इन टल्क्स वर्सेस मॉक्से। अगर आप एक लैंड को खरीद रहे हो और आपको पता है,
आपकी नॉलेज में है, आपको नोटिस दिया गया है कि जो ओनर है उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, या फिर कोई अग्रीमेंट है या फिर कोई कोवेनेंट है लैंड के ऊपर जो कि लैंड को इफेक्ट कर रहा है, तो यू विल ऑल्सो बी बाउंड बाय इट, बिकॉज आपने उसको अग्री किया है, आपको नोटिस दिया गया था और आपने उसके बाद ही इस लैंड को परचेज किया है। तो क्या बोला जाएगा कि ऑल्दो यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल यू विल बी बाउंड बाय इट। Smith and Snipes Hall Farm Limited versus River Douglas Catchment Board. Defendant board जो है उन्होंने अग्री किया with the landowners of the land adjoining stream to improve the banks of the stream and to maintain them in a good spirit, in the good condition. Landlords ने पे किया one sold land to first plaintiff and to the second plaintiff. Negligence of board in maintenance of a land flooded. तो negligence हो गई बोर्ड के द्वारा और उसके कारण लैंड फ्लड हो गया। Held that though plaintiff was not a party to the agreement, yet defendant board was liable because covenant was running on the land for its benefit, irrespective of who was the owner. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओनर कौन है, उन्होंने बेसिकली इस लैंड के ओनर के साथ किया था अग्रीमेंट, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब ओनर ए है कि बी है, दे आर लाइबल टू डू द केस। अब एक्सेप्शंस करने के बाद हम लोगों को थर्ड पॉइंट कंसिडरेशन का, जब हम एसेंशियल्स पढ़ रहे थे तो क्या ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन किसी के द्वारा भी फ्लो कर सकती है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। कंसिडरेशन ऐसी हो सकती है जो ऑलरेडी आप कुछ कर चुके हो, या फिर कंसिडरेशन ऐसी हो सकती है जो कि प्रेजेंट में आप कर रहे हो, या फिर फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है। तो अगर सेक्शन 2D की लैंग्वेज पढ़ो तो क्या लिखता है, हैज डन या फिर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज डन या फिर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये क्या सिग्निफाई करता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि पास्ट में हो चुकी है, या फिर वो सिग्निफाई करता है कि कोई ऐसी चीज जो कि एज ऑफ नाउ हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में होगी। तो हमारा सेक्शन 2D अपने आप में क्या बोलता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन इन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक बार पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस क्या है। तो टाइप ऑफ कंसिडरेशन में पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो सकता है, फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है। अगर पास्ट कंसिडरेशन की बात करें तो इंडियन लॉ के हिसाब से वो वैलिड माना जाता है, पर इंग्लिश लॉ के हिसाब से वो वॉइड माना जाता है। बट हम इंडियन लॉ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इंडियन लॉ के हिसाब से पास्ट कंसिडरेशन जिसमें कोई बंदा कोई चीज पहले कर चुका है, वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, जैसे कि हम लोगों ने 25 सब क्लॉज 2 में भी पढ़ा था जब हम लोग वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ रहे थे, तो वो भी क्या माना जाएगा, अपने आप में एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन की जब बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंसिडरेशन कौन सी है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे दे रहे हो। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ कि ए 4 किलो आलू देगा और सामने वाला बंदे ने उसको उसी टाइम पे 200 रुपए दे दिए, तो क्या बोला कि ये अकर्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। प्रेजेंट कंसिडरेशन इज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, जो कि एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो इन फ्यूचर करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज को क्रेडिट पे खरीद रहे हो और आप प्रॉमिस करते हो कि इन फ्यूचर जाके आप उसका पैसा दोगे। पास्ट कंसिडरेशन क्या हो गई, अगर किसी ने कोई सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं जो कि फ्री के लिए नहीं थी, जो फ्री सर्विसेज नहीं थी, जिसके लिए आप लीगली बाउंड थे कि आप पैसा लोगे, वो भी क्या कहेंगे कि वो वाली चीज भी ऐसी है जहां पे उसको एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर कोई वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं पहले पास्ट में, अगर किसी ने किसी के बेटे का ध्यान रखा है पास्ट में और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कोई फीस पे कर रहे हो, उसके बिजली का बिल दे रहे हो, घर का किराया दे रहे हो, तो ये वॉलंटरी सर्विसेज मानी जाएंगी। ये भी अपने आप में क्या मानी जाएंगी, पास्ट कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है, जो कि इट इज एन एक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन डन, पास्ट में हो चुकी है, in response to a positive promise. I will pay you 1,000 rupees if you find me my watch. When you find my watch, your act is an executed consideration for my promise. तो नेचर ऑफ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन को कहाँ समझाया गया, दास जस्टिस ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चमनलाल लूना के केस में समझाया अच्छे से कि एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन क्या होती है। बट क्या है, जहाँ पे आप किसी के प्रॉमिस पे कोई काम कर देते हो, जहाँ पे मैं अपनी मेड को बोलती हूँ कि ये मेरा एक्स्ट्रा काम कर दो, आज मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे दूंगी, तो जो वो मेड काम कर रही है वो क्या हो गया, वो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो गई। तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या है, इट इज एन एक्ट फॉर अ प्रॉमिस, एक्ट फॉर्म्स एज द कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड अनलेस द एक्ट इज परफॉर्म्ड, लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग ऑन वन साइड ओनली, नेमली द प्रॉमिसर। तो जहाँ पे मैंने अपनी मेड को बोला, मेड
I asked her to do दिवाली सफाई। दिवाली पे हम सब लोग ज्यादा सफाई करते हैं, पोंगल पे हम लोग ज्यादा सफाई करते हैं, ईद पे हम लोग ज्यादा सफाई करते हैं, गुड फ्राइडे के टाइम पे हम लोग ज्यादा सफाई करते हैं, ईस्टर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे हम लोग ज्यादा सफाई करते हैं। तो जहां पे मैंने अपनी मेड को बोला कि तू दिवाली की सफाई कर दे एंड आई विल पे यू एक्स्ट्रा। तो मेड ने जो काम किया, मेड डिड सफाई, वो क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो गया उसके टाइप पे। तो पास्ट कंसिडरेशन क्या हुआ, अगर एक एक्ट किया गया है बिफोर एनी प्रॉमिस इज मेड, इट इज कॉल्ड अ पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। अगर मेरे प्रॉमिस बनाने से पहले ही अगर किसी ने कोई काम कर दिया है तो वो क्या बोलेंगे, जैसे वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो उनको आप क्या बोलोगे, पास्ट कंसिडरेशन बोलोगे। एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, यू फाइंड इट एंड डिलीवर इट टू मी, I promise to pay you a reward of 1,000 rupees. Your act of finding a watch is a past consideration. It does not explain the motive of my promise but does not form a consideration for the promise in the legal sense. Past consideration कहाँ है, जहाँ पे act होने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, promise होने से पहले ही कोई act कर दिया है। ठीक है, अब क्या देखें, मैकआर्डल रे का केस देखते हैं। Improvements made upon a property, subsequent promise to pay for the improvement merits made, past consideration, therefore promise is not enforceable। तो जहां पे प्रॉमिस होने से पहले ही कोई एक्ट करा जाता है उसको क्या बोलेंगे कि वो पास्ट कंसिडरेशन मानी जाएगी। एक्सेप्शंस क्या है इस रूल के, इन इंग्लिश लॉ पास्ट एक्ट एट रिक्वेस्ट इज अ गुड कंसिडरेशन। अगर पास्ट एक्ट हो रहा है बट वो रिक्वेस्ट पे हो रहा है तो वो गुड कंसिडरेशन माना जाएगा। लैम्पेल वर्सेस बैडवर्थ के केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट मर्डरर जो थे रिक्वेस्टेड टू गेट किंग्स पैड्स फॉर हिम, लेटर डिड नॉट पे द प्रॉमिस्ड $100 का $100 लाइबल बिकॉज द पास्ट एक्ट वाज एट हिज रिक्वेस्ट। या फिर अगर कोई प्रॉमिस है टू पे अ टाइम बार डेट, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज बीन इशूड फॉर अ पास्ट कंसिडरेशन, तो क्या बोला जाएगा कि ये भी अपने आप में एक्सेप्शंस हैं टू दिस रूल। ठीक है, अब पोजीशन क्या है इंडियन लॉ में, जब हम पास्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो अगर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड है उसको सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 में कवर करा गया है, जहां पे मैंने बोला कि अगर मेरी मेड ने मेरे लिए कोई काम करा है और मैं बाद में उसको उसका पैसा देती हूँ तो वो क्या माना जाएगा कि वो पास्ट कंसिडरेशन मानी जाएगी, जो कि हमारा सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 कहता है, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अगर ए जो है फाइंड बी स्पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, B promises to give A ₹50, this is a contract। जहाँ पे कोई खोई हुई चीज को A ढूंढ लाता है और B बाद में बोलता है कि अब मैं तुझे खुश होकर इसके लिए इतने पैसे दूंगा, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। A supports B's fitting son, B promises to pay A expenses in doing so, this is a contract। past voluntary services है क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं भी करी गई थी बट उसके बाद में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा एक पास्ट कंसिडरेशन 25(2) के अंदर ये वैलिड है। ठीक है, पास्ट सर्विस एट अ रिक्वेस्ट, जो सेक्शन 25 है वो कुछ नहीं कहता अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, बट सेक्शन 2D एक बात कहता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसको आप कंस्ट्रू कर सकते हो टू इंक्लूड एन एक्ट विच इज डन एट अ रिक्वेस्ट एंड फॉर विच अ प्रॉमिस इज मेड सब्सिक्वेंटली। जहां पे आप कोई चीज क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हो रहा है और बाद में आप उसके लिए प्रॉमिस कर रहे हो, तो क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि आप एक पास्ट कंसिडरेशन मान सकते हो। हाउएवर इफ नो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इज मेड, द कोर्ट्स कैन फॉलो द प्रिंसिपल एज इट इज लेड डाउन इन अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल के केस में एंड इन्फर एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। पोलॉक एंड मुल्ला ने ऑल्सो फेवर्ड दिस इंटरप्रिटेशन। अब क्या होता है कि कई बार अगर एक बंदे ने ए ने कोई पास्ट सर्विस प्रोवाइड करी, बाद में बी ने इसको प्रॉमिस कर दिया टू पे समथिंग, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे ए ने कोई पास्ट सर्विस प्रोवाइड करी बट बी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो ये क्या माना जाएगा, इम्प्लाइड प्रॉमिस माना जाएगा, इम्प्लाइड मान लेंगे। और इसी इंटरप्रिटेशन को चलते समय इसी को हम मद्देनजर रखते हुए क्या मानेंगे कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वर्ड्स क्या है, हैज डन या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डिक्लेयर दैट अगर एक एक्ट किया जाता है बाय ए एट बीज रिक्वेस्ट विदाउट एनी प्रॉमिस फ्रॉम बी, ये भी अपने आप में कंसिडरेशन मानी जाएगी फ्रॉम बी टू ए। The use of the perfect tense in the clause embodies in the law of India exception to the general rule which is supposed to have been made by the 17th century case of Lampel versus Brathwaite। ठीक है,
अब क्या समझना है कि एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है। जहां पे हमने समझ लिया कि पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है, तो क्या समझना है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है। ये होता है एक प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, वन प्रॉमिस इज बॉट बाय द अदर। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप कंक्लूड कर रहे हो एज सून एज द प्रोमिसेस आर एक्सचेंज, ए ने अग्री किया टू सेल एंड बी ने अग्री किया टू बाय अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ स्टेटेड प्राइस, दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पे एक प्रॉमिस हो रहा है और दूसरा बंदा भी प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पे ए अग्री कर रहा है कि मैं कोई माल को बेचूंगा और बी अग्री कर रहा है कि जो माल तू बेचेगा वो माल को मैं खरीदूंगा, और एक एग्रीड प्राइस है, एक स्टेटेड प्राइस है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन माना गया, जहां पे एक बंदे ने प्रॉमिस किया और दूसरे बंदे ने भी प्रॉमिस किया, तो ये प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, तो बस इस एक प्रॉमिस से दूसरे प्रॉमिस को आपने खरीद लिया। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट होता है या एब्सटिनेंस होता है और आप प्रॉमिस करते हो कि कंसिडरेशन दोगे, तो जब सेक्शन 2D पढ़ा था तो वो क्या कहता है कि मैं कोई एक्ट करूंगा या फिर एब्सटेन करूंगा फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। ठीक है, तो कंसिडरेशन की हमने बात करी कि कंसिडरेशन कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मनी होना चाहिए या मनी की वर्थ होनी चाहिए। तो अब क्या देखा गया कि व्हाइट वर्सेस बुलेट का जो केस था, फादर ने अपने बेटे को बोला इफ यू स्टॉप कंप्लेनिंग आई विल रिलीज यू फ्रॉम एन आउटस्टैंडिंग लोन। तो जहां पे एक बेटा था जो बार बार क्रिप करता था, चीची चीची करता था, कंप्लेन करता रहता था, तो फादर ने बोला कि अगर तू कंप्लेन करना बंद कर देगा, अगर तू क्रिप करना बंद कर देगा, तो जो तेरा लोन है उससे मैं तेरे को रिलीज कर दूंगा। दिस वाज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि पोलॉक ने क्या कहा कि यहाँ पे इट वुड बी रिडिक्युलस टू सपोज दैट सच प्रॉमिसेस कुड बी बाइंडिंग। यहाँ पे जहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि अगर तू कंप्लेन नहीं करेगा तो मैं तेरा लोन माफ कर दूंगा, ये अपने आप में रिडिक्युलस प्रॉमिस माना गया एज पर पोलॉक जस्टिस, और उन्होंने बोला कि ये अपने आप में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो चिदम्बरम वर्सेस पीएस रेंगा के केस में क्या हुआ, सुब्बा राव जस्टिस थे, उन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे कोई वैल्यू हो, कोई वर्थ हो, विच नॉट ओनली द पार्टी शैल रिगार्ड बट लॉ को भी उसको कुछ वैल्यू मानना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पे जब वो बेटा कंप्लेन कर रहा था, क्रिप कर रहा था, हमारे पिछले वाले केस में, इस केस में, तो जब भी बेटा क्रिप कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, फादर ने बोला मैं तेरा लोन माफ करवा दूंगा, हो सकता है ये उनके लिए कोई आईज में उनके लिए वैल्यू हो, बट एज पर द लॉ दिस वाज नो वैल्यू। तो क्या बोला गया कि जब आपकी कंसिडरेशन की बात हो रही है तो वो सिर्फ वैल्यू इन आइज ऑफ पार्टीज ही नहीं, वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ भी होनी चाहिए। इट शुड बी रियल और इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, चाहे ये एडिक्वेट हो या फिर ना हो। जहां पे हम लोगों ने वॉइड अग्रीमेंट पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि अगर वॉइड अग्रीमेंट हो रहा है, कोई बंदा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो हम बोलेंगे कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन है और यहाँ पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। बट इन्होंने क्या बोला कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बट कंसिडरेशन को रियल होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या देखना है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इट इज फॉर द पार्टीज एंड नॉट फॉर द कोर्ट टू कंसिडर कि क्या वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। तो सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि जब एक अग्रीमेंट को आप बोलते हो कि कंसेंट से हो रहा है, फ्री कंसेंट से हो रहा है, इट इज नॉट वॉइड मेनली बिकॉज कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। हो सकता है कि वो कंसिडरेशन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस में हो जिससे कि वो उन पार्टीज के लिए एडिक्वेट हो। कई बार आपने ऐसी सिचुएशन सुनी होगी कि आपके नेबर में या फिर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा होगा जो अपनी प्रॉपर्टी को जल्द जल्द बेच के अमेरिका, यूएस, कनाडा कहीं जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो अपनी प्रॉपर्टी, जो कहते हैं, जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं कि बहुत ही लाखों की, करोड़ों की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव बेच के जा रहा है, तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसकी कोई वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव पे या फिर बहुत ही कम दाम में बेच के जा रहा है। कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो सकता है, बट कंसिडरेशन का रियल होना जरूरी है, कंसिडरेशन को इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए ने अग्री किया कि अपने हॉर्स जो कि 1000 रुपए का था उसको 10 रुपए में बेच देगा। ए का कंसेंट फ्रीली दिया गया था, तो ये क्या माना जाएगा, ये कंसेंट अपने आप में एक फ्री कंसेंट माना जाएगा, ये अग्रीमेंट अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, चाहे इसका जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट ही क्यों ना हो। ठीक है, दाला बेरा वर्सेस पियर्सन का केस, डिफेंडेंट जो थे न्यूज़पेपर के ओनर थे, उन्होंने ऑफर किया टू आंसर इंक्वायरीज फ्रॉम द रीडर्स डिजायरिंग देयर फाइनेंशियल एडवाइस। ड्यू टू अ रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ ने सू किया उनको कि उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। क्या बोला गया कि यहाँ पे कंसिडरेशन वाज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ द डिफेंडेंट्स पेपर, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन वाज इमटेरियल।
हाउएवर इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को आप ये जरूर मान सकते हो कि कहीं उसका फ्री कंसेंट लैक तो नहीं कर रहा, बट अगर आपके पास एविडेंस है कि उसका फ्री कंसेंट लैक नहीं कर रहा तो आप ये नहीं मान सकते हो कि ये जो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है ये नो कंसिडरेशन है। ठीक है, जहां पे एक बंदे ने अग्री किया था कि वो अपना 1000 रुपए का घोड़ा क्या कर रहा है 10 रुपए में बेच रहा है और उसने बोला कि उसका कंसेंट वाज गिवन फ्रीली, तो वो एक फ्री कंसेंट माना जाएगा। बट अगर उसने डिनाई किया कि हिज कंसेंट वाज गिवन फ्रीली तो यहाँ पे आप इनएडिक्वेसी से आप क्या मान सकते हो कि कहीं उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ है। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन से जो कोर्ट्स हैं वो इन्फर कर सकते हैं कि क्या उसका कंसेंट फ्री कंसेंट था या फिर नहीं था। तो पार्टी जो कि सेट असाइड कराना चाहती है एग्रीमेंट, वो क्या बोलेगी कि मेरा जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट क्यों था, क्योंकि मेरे ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कोर्जन हुआ है या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट वुड फॉलो वेयर द कंसिडरेशन इज सो मार्क्ड इनएडिक्वेटली एज एन अनकॉन्शनेबल बार्गेन, या फिर सीरियस इनइक्वालिटी हो रही है उनकी बार्गेनिंग पावर्स में और सामने वाला जो बंदा है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी कंट्रोल अपनी डोमिनियन की पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि प्राइमरोज वर्सेस कैल्वर्ट के केस में क्या बोला गया कि जो लेडी इंजर्ड थी ड्यू टू सम नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ द डिफेंडेंट signed a release to an insane for 331. Subsequently sued defendant, damages assessed was 21,000. Held not bound by the agreement because inequality of bargaining power regarding the lack of advice for assessing the damage. तो क्या देखना है कि कोई फोरबेरेंस होनी चाहिए टू सू फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। प्लेंटिफ का राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट बट ऑन द प्रॉमिस बाय द डिफेंडेंट ही रिफ्रेन्स फ्रॉम ब्रिंगिंग द एक्शन। तो प्लेंटिफ के पास एक्शन होना, राइट ऑफ एक्शन होना अगेंस्ट डिफेंडेंट बहुत जरूरी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जब हम देखते हैं देवी राधा रानी वर्सेस रामदास का केस, तो क्या देखा हमने देवी राधा रानी में, हमने ये देखा कि इस केस में जो वाइफ थी, वाइफ टू सू हस्बैंड for maintenance but husband promises to pay maintenance, wife's promise for forbearance to sue is a valuable consideration। जहां पे husband ने promise किया था कि मैं तुझे consideration provide करूंगा। एम रमैया वर्सेस सकरन नारायणा केस, तो 3 depositors जो थे उन्होंने रिफ्रेन किया from withdrawing their deposit from a bank upon maturity because जो मैनेजर था उन्होंने promise किया था कि मैं जो रिटर्न है, return the amount with 6% interest within 12 months। Held forbearance to sue for an amount was sufficient consideration for the bank to pay a 6% interest। तो there can be no real forbearance unless claim जो है वो immediately due हो जाता है। Compromise है अगर एक of a pending suit, it is a good consideration for an agreement of compromise provided the dispute is a bona fide one। जहां पे दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, कई बार आप लोगों ने कोर्ट के अंदर देखा होगा कि मल्टीपल लिटिगेशंस होती है पार्टीज के बीच में और वो डिसाइड करते हैं ये 1 2 3 केसेस मैंने तुझ पे फाइल किए, 2 केसेस तूने फाइल किए, ये तू विड्रॉ कर ले, ये मैं विड्रॉ कर लेती हूँ, और ये कॉम्प्रोमाइज माना जाता है और ये क्या बोला जाता है, दिस इज अ गुड कंसिडरेशन। तो एक अग्रीमेंट टू अवॉइड फर्दर लिटिगेशन इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट हैविंग अ गुड कंसिडरेशन। जहां पे जैसे कि एग्जाम्पल है म्यूचुअल कंसेंट की पार्टीज, जहां पे म्यूचुअल कंसेंट से लोग डाइवोर्स लेते हैं, वहां पे वो क्या अग्री करते हैं कि हम फर्दर लिटिगेशन नहीं करेंगे, आज से तुम्हारे मेरे जो डिस्प्यूट है सब खत्म हुए, तुम अपनी जिंदगी जियो मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ, हम फर्दर लिटिगेशन नहीं करेंगे। ये भी एक गुड कंसिडरेशन माना जाएगा दोनों पार्टीज की तरफ से। डी पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी कुछ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज है और आप उनकी परफॉर्मेंस करते हो, तो परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, अ पर्सन मे बी बाउंड टू डू समथिंग बाय लॉ या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस है अगर ऑफ लीगल ड्यूटीज इज नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, तो जहां पे लीगल ड्यूटीज को आप परफॉर्म कर रहे हो वो एक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हाउएवर इफ समथिंग एक्स्ट्रा इज डन, उसको आप गुड कंसिडरेशन मान सकते हो। आर ससना चेट्टी वर्सेस पी आर चेट्टी, प्लेंटिफ को समन किया गया था बाय कोर्ट टू गिव हिज एविडेंस। डिफेंडेंट जो कि पार्टी थी एक केस के, उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट दिया प्रॉमिसिंग टू पे हिम इन ल्यू ऑफ हिज ट्रबल, नॉट वॉइड इन वांट ऑफ कंसिडरेशन। Collins versus Godfrey, promised to pay a police officer for investigating a crime which he is already bound by law to do. It is without any consideration. Glasbrook Brothers versus Glambong County, strike colliery manager sought protection of police. Agreement to pay for this extraordinary protection upheld because special form of protection given was beyond the scope of public duty। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है उसको हमें गुड कंसिडरेशन मान लेंगे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है,
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है प्रोमिसर के साथ और वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उनको अगर आप परफॉर्मेंस करते हो, उनकी परफॉर्मेंस करते हो, कंप्लायंस करते हो उन लीगल ऑब्लिगेशंस की, तो क्या माना जाएगा कि दिस विल बी नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। तो रामचंद्र, चिंतामन, कल्लू, राजू, प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया एक वकालतनामा विद यूजुअल फीस। डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया एक्स्ट्रा मनी इफ ही वंस द सूट। लेटर ऑन डिफेंडेंट डिड नॉट प्ले। प्लेंटिफ ने सू कर दिया, द एक्शन फेल्ड, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन थी। जो वकील साहब ने वकालतनामा साइन कराया था और उन्होंने जो अच्छे से केस को परस्यू किया था, ये उनकी लीगल ऑब्लिगेशन थी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म करी है। इसलिए जो एक्स्ट्रा पैसे की बात हो रही है, अगर उसने खुशी से दे दिए तो ठीक है, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो ये भी यहाँ पे एक्शन फेल कर जाएगा। लिस्टन वर्सेस ओन्स ऑफ एसएस कारपथियन। सेलर ने रिफ्यूज कर दिया टू कंप्लीट वॉयज ड्यू टू व्हाट डिस्क्स व्हिच इनिशियली वाज नॉट परसीव्ड। लेटर अग्री टू कंटिन्यू द वॉयज ऑन द प्रॉमिस ऑफ सम एक्स्ट्रा पेमेंट। कई कुछ एक्स्ट्रा रिस्क आ गया जिसके कारण उसने बोला कि मैं ये जो वॉयज है इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। बाद में जाके जब उन्होंने बोला कि हम तुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये वॉयज को कंप्लीट कर लेता हूँ। इस अग्रीमेंट को वैलिड माना गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कंडीशंस इमर्ज हो जाती हैं कि पार्टीज जो हैं वो इंटाइटल्ड हैं कि वो रिफ्यूज कर दें जो कॉन्ट्रैक्ट है, बट बाद में जब पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है और वो रिफ्यूज नहीं करती हैं, उसको एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। प्रॉमिस टू पे लेस देन द अमाउंट विच इज ड्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंसिडरेशन। अगर एक अमाउंट फिक्स था, उससे कम अमाउंट आप दे रहे हो, दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंसिडरेशन, और इसी को क्या बोला? पिनेल्स केस बोला गया। This rule has been cited because though it allows the payment in form of some material thing, even if it is of lesser monetary value, it does not allow and advertise the payment of a lesser amount. तो क्या बोला गया कि इस रूल को, पेनाइल्स रूल को यूनानिमसली अपहेल्ड किया गया फोक्स वर्सेस बियर के केस में। डिफेंडेंट फोक्स जो थे उनको $2000 देने थे मिसेस बियर को अंडर अ जजमेंट डिग्री। एक जजमेंट आई थी और उसके हिसाब से उनको $2000 देने थे मिसेस बियर को। He was unable to pay the whole amount at once and he made an agreement कि वो $200 immediately दे देंगे और बैलेंस पैसा इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे। जब बैलेंस was fully paid, she sued him for the interest. Held no consideration to accept an amount less than what she was entitled. Therefore, the action was and for interest was maintainable one. तो अब कई बार आप कोर्ट्स में देखोगे, लिटिगेशन में देखोगे कि कोई केस हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट के लिए, यहाँ पे वो बंदा एक्स अमाउंट नहीं दे पाया तो उसने कुछ अमाउंट दे दिया और बाकी चीजों को उसने इंस्टॉलमेंट में दे दिया। बट अगर वो इसके ऊपर प्लस कोर्ट ने अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे करता तो इसके लिए भी आप उसको क्या कर सकते हो? सू कर सकते हो और ये केस को हम मेंटेनेबल मानेंगे। ठीक है। लाइकवाइज एन अग्रीमेंट टू पे मोर देन द सम ड्यू अंडर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वली वॉइड। जहां पे आपको 10,000 रुपए देने थे, उससे ज्यादा की कोई बात हो रही है कि वो उससे ज्यादा 1000 रुपए दे देगा, वो अपने आप में कोई कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी एंड ये एक अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। कैनेडियन केस क्या है कि अग्रीमेंट टू सप्लाई स्टील एट अ स्टेटेड प्राइस फॉर कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइसेस देयर वाज एन ओरल अग्रीमेंट टू सप्लाई एट एन इंक्रीज्ड प्राइस held price revision without any consideration, therefore they were bound to pay. However, there are certain exceptions to the penals rule. क्या है penal rule के exceptions? पार्ट पेमेंट बाय अ थर्ड पार्टी में बी अ गुड कंसिडरेशन। अगर कोई पार्ट पेमेंट करी जाती है और किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करी जाती है तो वो भी एक गुड कंसिडरेशन माने जाएगा कि आप पूरे के पूरे डेट को डिस्चार्ज कर पाओ। या फिर हीरा चंद पूनम चंद वर्सेस टेम्पल का केस देखते हैं। फादर ऑफ द डेटर रोड टू द क्रेडिटर दैट ऑफरिंग एन अमाउंट लेस देन दैट ऑफ डेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट। कई बार क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का डेट है और आपको दिख रहा है कि सामने वाला जो बंदा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए दे पाएगा और आप उससे जितना पैसा वो दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 80 लाख वो दे सकता है, उतना अमाउंट लेके अगर आप उस केस को क्लोज कर देते हो तो वो भी एक फुल सेटलमेंट के लिए एक गुड कंसिडरेशन मानी जाती है। जहां पे आपका 1 करोड़ ही डूब रहा था, आपने 80 लाख रुपए लेके कम से कम 80 लाख तो बचा लिए, तो वो भी अपने आप में एक गुड कंसिडरेशन मानी जाती है। ही इनक्लोज्ड द ड्राफ्ट ऑफ दैट अमाउंट व्हिच द क्रेडिटर गॉट इन कैश। ही लेटर ब्रॉट एन एक्शन फॉर द बैलेंस अमाउंट। Creditor accepted the amount given by the father on the terms of the offer. He could not maintain the action. For example, अगर आपका 1 करोड़ रुपए का क्लेम है और आप बाद में जाके उसको 80 लाख में सेटल करते हो, बाद में जाके आप 20 लाख रुपए के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। You cannot do. However, if the amount is offered by a wife, an action for the balance is maintainable because wife is not a third party. अब composition,
क्रेडिटर एंड डेटर अगर एक कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट में आते हैं और परसुएंस ऑफ सच अमाउंट दे अग्री दैट लेसर अमाउंट इज पेड, दिस इज ऑल्सो अ गुड सेटिस्फैक्शन फॉर द लार्जर अमाउंट। जो बात मैंने आपको 1 करोड़ और 80 लाख वाली बताई। पेमेंट बिफोर टाइम, पेमेंट ऑफ अ लेसर सम बिफोर अ टाइम या फिर डिफरेंट मोड और एट डिफरेंट प्लेस देन द अपॉइंटेड इन ओरिजिनल वन इज ऑल्सो अ गुड सेटिस्फैक्शन। आपने डिसाइड किया था कि आप 1 ईयर के बाद मुझे क्या दोगे, 20,000 रुपए। अब आपने बोला कि मैम मैं 2 मंथ्स में ही आपको 15,000 रुपए दे देती हूँ, तो मैंने बोला दिस इज अ गुड कंसिडरेशन और ये भी अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। प्रॉमिसरी स्टॉप। बॉबिन जस्टिस ने क्या बोला कि अ पर्सन हु हैज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर induces his conduct those against whom they have such rights to believe that such rights will either not be enforced or will be kept in abeyance for some particular time. That person was not allowed by a court to enforce the rights until such time has elapsed. So जब तक वो टाइम लैप्स नहीं होता, जब तक वो टाइम वैलिडिटी है, तब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या देखना है हमें, क्या देखना है कि ह्यूज वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। लैंडलॉर्ड ने नोटिस दिया टू द टेनेंट टू रिपेयर प्रीमाइसेस विद इन 6 months. A month after this, there was negotiations between the landlord and the tenant for the sale of the premises. Negotiations failed and shortly thereafter 6 months period also lapsed. Landlord ने एक एक्शन किया for the forfeiture of the lease. Conduct of the landlord was an implied promise to suspend the notice. क्या बोला गया कि जो कंडक्ट था लैंडलॉर्ड का, जहाँ पे वो सेल की बात कर रहे थे, उसको एक इम्प्लाइड प्रॉमिस माना गया कि वो जो नोटिस उन्होंने दिया था फॉर रिपेयर्स, उसको वो सस्पेंड करना चाहते हैं। Central Condon Property Trust Limited versus High Trees House Limited, Denning Justice. प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स को टेनेंसी ऑफ फ्लैट्स फॉर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को दिया टेनेंसी ऑफ फ्लैट्स फॉर $2500 अ ईयर। ड्यू टू वर्ल्ड वॉर II, the flats could not be fully let out. Therefore, plaintiffs agreed to reduce the rent by half. जहाँ पे 2500 रुपए का दिया था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका रेंट को हाफ कर देते हैं। वॉर गॉट ओवर इन 1945. Flats were fully occupied, but defendant continued paying the reduced rent. प्लेंटिफ ने एक्शन ब्रॉट किया कि भैया मुझे 1945 के बाद से पूरा रेंट दो। क्या बोला गया कि प्लेंटिफ का जो एक्शन था वो मेंटेनेबल था। परफॉर्मेंस ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी टू अ थर्ड पार्टी, जहां पे एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कोई काम करेगा, एक थर्ड पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो उसको कोई पैसा देगा, इफ ही वुड गो अहेड विद द प्रॉमिस, इज देयर अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस? यस, ऐसी ही सिचुएशन अरोज हुई थी जब हम बात करते हैं हमारे शैडवेल वर्सेस शैडवेल के केस में। तो क्या हुआ, प्लेंटिफ जो थे इंगेज थे टू बी मैरिड टू अ गर्ल नेम्ड ईएन। His uncle defendant sent him the following letter. I am glad to hear of your intruded marriage with Ellen Nicole. And as I promised to assist you at starting, I am happy to tell you that I will pay you $150 yearly during my life and until your annual income derived from your profession of a chancery barrister shall amount to 600 rupees. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जब तक मैं तुम्हें 150 रुपए हर साल दूंगा अपनी जिंदगी जब तक मेरी चल रही है, जब तक तुम्हारे प्रोफेशन से तुम्हें 600 गिवानास ना मिलना शुरू हो जाए। Question that arose was that the consideration was, what was the consideration for uncle's promise? Majority judgment ने क्या बोला, which was delivered by Earl Chief Justice, found that sufficient consideration to sustain the promise. According to his lordship, the promise of the annuity might have been intended as an inducement to marriage. तो जो एनुअल उन्होंने बोला था मैं 150 रुपए एनुअल दूंगा तुम्हें, उसको हमने क्या बोला कि ये इंड्यूसमेंट टू मैरिज हो सकती थी। Plaintiff may have made the most material changes in his position. He may have incurred pecuniary liabilities, resulting in embarrassments which could be in every sense of loss if the income which had been promised would not be held. His lordship also found that the benefit to the promisor as the marriage of a near relative is always an object of an interest. Biles Justice ने इसको डिसेंट किया और उन्होंने क्या बोला कि marriage of the plaintiff at the testator's express request would be no doubt an ample consideration, but marriage of the plaintiff without a testator request is no consideration to the testator. For the plaintiff, before the latter had already bound himself to marry by placing himself not only under a moral but a legal obligation to marry, and the testator knew it. तो basically उन्होंने क्या बोला कि उनके promise से पहले ही उसने agree कर लिया था कि मैं शादी करूंगा, तो यहाँ पे ये consideration नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, जहां पे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वो अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, एक बार दोबारा से उनको पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे, बट इस बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला था कि अगर आप सेक्शन 25 क्या कहता है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। उसके एक्सेप्शंस क्या हैं
कि अगर वो जो है, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा है तो वो वॉइड नहीं होगा, अगर वो टाइम बार्ड डेट के लिए है तो वो वॉइड नहीं होगा, या फिर अगर वो वॉलंटरी सर्विसेज जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसके लिए तब भी वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट इवन इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंसिडरेशन को जहां पे आप प्रिज्यूम करते हो अंडर सेक्शन 118, अगर आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ के आए हो या फिर आप पढ़ने वाले हो, तो एक चीज का ध्यान रखना कि क्या बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक प्रिजम्पशन होती है सेक्शन 118 के अंदर, दे वुड बी वॉइड इफ इट इज प्रूव दैट कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं करती है पार्टीज के बीच में। क्या बोला जाता है कि अगर किसी बंदे ने चेक लिखा है ना तो मतलब उसकी कोई लीगल लायबिलिटी थी, यही प्रिजम्पशन मानी जाती है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है सेक्शन 25 की, वो कहती है गिफ्ट्स के केसेस में क्या बोलती है कि गिफ्ट उसके अंदर एक अग्रीमेंट नहीं होता है, डज नॉट रिक्वायर अ कंसिडरेशन टू बी वैलिड, therefore there need not be natural love and affection between the relationship between the donor and the donee। गिफ्ट को अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और उसमें कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात बोलती है कि कंसिडरेशन की कोई वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ होना जरूरी है, चाहे वो कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो, बट सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ इज सफिशिएंट। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 कहती है अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा कोई नियर रिलेटिव्स कर रहे हैं और वो विदाउट कंसिडरेशन है तो उसको भी हम वॉइड मानते हैं। नियर रिलेटिव्स के अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, पार्टीज जिनका ब्लड या फिर मैरिज के द्वारा रिलेशनशिप है। ठीक है, राजलुखी दब्बी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस देखते हैं। क्या बोला कि इन्होंने बोला कि नियर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन देम। In this case, the defendant promised to pay his wife a fixed sum of money every month for her separate residence and maintenance। जहाँ पे उनकी वाइफ उनसे अलग हो गई थी, उन्होंने बोला था मैं तुझे हर महीने कुछ खर्चा पानी दूंगा तेरे सेपरेट रेजिडेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। कोर्ट ने क्या देखा, कोर्ट ने देखा कि इनके बीच में कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, बट ये जो अग्रीमेंट है वाज हेल्ड टू बी वॉइड फॉर द लैक ऑफ कंसिडरेशन। एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है अगर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड है, अगर किसी बंदे ने कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज करी है आपके लिए और आप उसको प्रॉमिस करते हो कि मैं तुझे कॉम्पनसेट करूंगा, तो यहाँ पे इवन इफ कोई कंसिडरेशन नहीं है तब भी ये वैलिड माना जाएगा, ये वॉइड नहीं माना जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट द एक्ट मस्ट हैव बीन डन फॉर अ पर्सन हु इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। ठीक है, करण चंद वर्सेस बसंत कौर के केस में क्या कहा गया, अ प्रॉमिस मेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी टू पे फॉर गुड सप्लाई टू द प्रॉमिसर ड्यूरिंग माइनॉरिटी वाज हेल्ड टू बी विद इन द एक्सेप्शन। जहां पे कुछ नेसेसरी सप्लाई करी गई थी, सेक्शन 68 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे कोई नेसेसरी सप्लाई करते हो आप किसी माइनर को या फिर उसके इंटरेस्टेड पर्सन को, बाद में जाके यू आर लायबल कि आप उसके जो स्टेट है या फिर उसकी प्रॉपर्टी से उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट एज पर द एक्सेप्शन promise must be to compensate a person who has himself done something या फिर for the promiser and not a person who has done nothing for the promiser। तो बेसिकली वॉलंटरी पास सर्विसेज होनी चाहिए जिसके लिए आप उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो। इलस्ट्रेशन है, A and B are friends, B treats A during his illness, B does not accept payment from A for the treatment and A promises B's son C to pay him 1000 रुपए। Here C to whom promise was made has nothing to do with this promise। तो ये जो promise है ये unenforceable होगा क्योंकि उसने जब अपने दोस्त का ध्यान रखा, इलनेस के द्वारा रखा, उसने उसको बोला भाई मैं तुझे इसका पैसा दूंगा, उसने बोला नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब आपने जाके उसके बेटे को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तो यहाँ पे जो बेटा है वो क्या हो गया, बेटा बन गया स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शन नंबर 3 कहता है कि अगर कोई टाइम बार डेट है और उसके अंदर आप प्रॉमिस करते हो कि आप पैसा दे दोगे तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, वो एक इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो डेटर है अगर एक लेटर लिखता है अपने क्रेडिटर को कि कम एंड रिसीव द अमाउंट व्हाट वाज ड्यू टू हिम वाज हेल्ड टू डिस्क्लोज नो एक्सप्रेस प्रॉमिस। यहाँ पे अगर एक टेनेंट इन अ लेटर टू द लैंडलॉर्ड रेफर टू द एरियाज ऑफ द टाइम बार्ड रेंट एंड सेड आई शैल सेंड बाय द एंड ऑफ विसाख month, it was held that the document satisfies the requirement of section 25 subclause 3। तो ऑल द बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि a new term was held that a statement in the balance sheet of a firm signed by a partner showing that the firm was indebted to the plaintiff in respect of the stated sum became an implied promise। जहाँ पे वहाँ पे एक साइन किया था उसके पार्टनर ने, जो बैलेंस शीट के अंदर साइन किया था, क्या बोला गया कि यहाँ पे वो इंप्लाई कर रहे हैं कि उनको प्रॉमिस करना है उसको। तुलसीराम वर्सेस शेर सिंह के केस में क्या हुआ, क्या बोला गया कि अगर एक डिस्टिंक्ट प्रॉमिस कर रहे हो टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 25(3) तो वो अपने आप में क्या माना जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा और इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
दौलत राम वर्सेस सोमनाथ के केस में क्या हुआ, ये बोला गया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक न्यू प्रॉमिस करो जिसको एक्सप्रेसली आप मेंशन करो कि ये टाइम बाद डेट है, इसीलिए हम इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे। एमवी शंकर भट्ट वर्सेस क्लॉड पिंटो के केस में क्या बोला गया, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एन अग्रीमेंट सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय अदर्स हु आर नॉट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर रैटिफाई कर रही है वो पार्टीज जो स्ट्रेंजर हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर एक रिकैप कर लें हम लोग फटाफट, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंसिडरेशन क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि सेक्शन 10 के अंदर आपने पढ़े थे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके अंदर कंसिडरेशन एक वैलिड अग्रीमेंट होना जरूरी है। कंसिडरेशन का अपने आप में होना बहुत जरूरी है अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 10 ध्यान रखना है, सेक्शन 2D को ध्यान रखना है, और फिर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों ने ये पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से मैंने क्या बताया कि पोलॉक की मेरी सबसे फेवरेट डेफिनेशन है, जहां पे वो बोलता है कि कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन है प्राइस ऑफ एनीथिंग, प्राइस ऑफ एनीथिंग मांगते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद 2D में आपने ये पढ़ा कि जो कंसिडरेशन है इट शुड फ्लो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बेसिकली जो प्रोमिसर बात बोल रहा है उसके डिजायर पे होनी चाहिए। और कौन देगा, हु विल गिव कंसिडरेशन, हु विल गिव कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कौन देगा, कंसिडरेशन विल बी बाय द प्रोमिसी, या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव कंसिडरेशन, ठीक है। और कंसिडरेशन क्या होता है, एक्ट करना या फिर एब्सटेन करना, और ये एक्ट और एब्सटेनेंस जो है ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, और फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है। हमने ये भी पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने काफी सारे इलस्ट्रेशंस पढ़े, काफी सारे केस लॉस पढ़े। हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन का सम वैल्यूज इन आईज ऑफ लॉ होना जरूरी है, बट इवन इफ इट इज इनएडिक्वेट कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ इट इज इनएडिक्वेट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है। हमने पास्ट कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने सेक्शन 25 पढ़ा, जहां पे हमने बोला कि अगर एक अग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन तो वो वॉइड माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन वो वॉइड माना जाएगा। बट क्या पढ़ा, इसके एक्सेप्शंस पढ़े। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकंड पढ़ा अगर वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी पास सर्विसेज प्रोवाइडेड, और थर्ड हमने पढ़ा टाइम बाद डेट। ये सब कुछ पढ़ा और हमने काफी सारे केस लॉज आज कवर करे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कंसिडरेशन बहुत ही जरूरी है, कंसिडरेशन बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन इज अ साइन क्वा नॉन, इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब आप लोगों को क्या ध्यान है, कंसिडरेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप, वहां पे लॉ सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट करना है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करने के बाद आपको आईसीए सिलेक्ट करना है और वहां जाके आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं दोबारा, और आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को एक और चीज करनी है कि आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है हमारा, सो दैट आप लोग रेगुलरली अपडेटेड रहें कि लॉ वाला आखिर आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या नई नई चीजें लेके आ रहा है। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिले मुझे मेरे आने वाले लेक्चर नंबर 9 में, जहां पे मैं डील करने वाली हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सेक्शन नंबर 31 से 36 हम कवर करेंगे, और हम ऑल्सो कवर करेंगे कि वेजरिंग जो कि हम लोगों ने सेक्शन 30 में पढ़ा था और सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्द मिले मुझे मेरे आने वाले लेक्चर में, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहे, अच्छे से बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।